मैं एक एक करके लूंगा। मैं कैप्टन साहब का इस्तकबाल करता हूं। कैप्टन साहब का हमारे ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी का बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। कैप्टन साहब हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट है, वॉर एक्सपर्ट है और जियो पॉलिटिक्स के आप मास्टर हैं, क्योंकि जिस तरह से आप चीजों को अंगेज करते हैं, चीजों को बयान करते हैं, वो वाकई समझने वाली चीज होती है। जज्बात से ऊपर उठ करके जो हकायक हैं वो कैप्टन साहब बयान करते हैं और अब लोगों को वो बातें जो कैप्टन साहब अक्सर कहा करते थे समझ में आ रही हैं कि हो क्या रहा है। तो मैं कैप्टन साहब का इस्तकबाल करता हूं, उनका शुक्रगुजार हूं। कैप्टन साहब थोड़ा अपडेट अपने तौर पे दे दें और उसके बाद फिर हम गुफ्तगू शुरू करेंगे। कैप्टन साहब। डॉक्टर रिजवी, आज की सबसे बड़ी तो अपडेट क्या कहूँ, सारा जो मामला पिछले 4 महीने 3 महीने से इम्प्रूव हो रहा था। हमने नवंबर के महीने में देखा कि हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर साइन हो गया था और आज तक कायम था। हमने देखा कि हमास के साथ सीज फायर जनवरी में कायम हो गया था और आज तक पिछले हफ्ते तक सीज फायर हमास के साथ लागू थी। लेकिन अमेरिका ने जैसे ही हमला किया हुती पर, तो हुती भी थोड़ा, जाहिर बात है, नेचुरल रिएक्शन है, दिल मिला गया है, गुस्से में है। तो पिछले एक हफ्ते में जितना करा कराया था सब, हिंदी में एक कहावत है, गुड़ गोबर हो जाना, गुड़ गोबर हो गया। कतार में जितनी बातें हुई या मिस्र की कायरा में जितनी बातें हुई सब अब पृष्ठभूमि में चली गई हैं। हुती ने हमले शुरू कर दिए हैं, हमास ने हमले शुरू कर दिए हैं, आज लेबनान से हिजबुल्लाह भी फायर कर रहा है। यानी सारी जो प्रोग्रेस है वो जीरो हो गई, असल में तो नेगेटिव रिजीम में चली गई है। बहुत ही दुख की बात है। साइड इफेक्ट हम देख रहे हैं कि इजराइल जो है वो अंधाधुंध बमबारी कर रहा है और गजा में आज तक 500 से ज्यादा औरतें, बूढ़े, बच्चे मारे गए हैं। गजा के बड़े बड़े अस्पताल, गजा का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल ध्वस्त कर दिया गया है। जी डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि हम देख रहे थे कैप्टन साहब, आपने भी कई बार कहा कि इसके पीछे नेतन्याहू का पूरा जो प्लान है, पूरा जो मकसद है कि यहाँ के लोगों को तबाह करना है, एक एक चीज को खत्म करना है और हमले जारी रखना है। आपने देखा कि हमास भी अपने आप को रोके हुए था, हिजबुल्लाह भी रोके हुए था और हुती ने तो बाकायदा अल्टीमेटम दे रखा था कि जो सीज फायर की शर्तें हैं उन शर्तों को आप मानिए। आपने खाना पानी जिस तरह से रोक लिया है, माल बर्दार ट्रकों को रोका है, उन्हें जाने की इजाजत दीजिए। तो ये बातें हो रही थी। फिर बार बार कतर में आप देखिए कि लोग जा रहे थे, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि आप किसी को कह रहे हैं कि आप सरेंडर कर दीजिए? भाई सरेंडर क्यों कर देंगे? सरेंडर ही करना होता तो फिर ये 50-60 हजार जो लोग मारे गए कैप्टन साहब, ये क्यों मारे जाते? पहले ही सरेंडर कर देते। और क्या इजराइल को ये नहीं लग रहा है कि ये लोग सरेंडर करने वाले नहीं है? अगर आप कहीं बाहर जबरदस्ती भेज देंगे तो क्या ये जो चिंगारी है, ये जो आग लगी हुई है अंदर, क्या ये आग बुझ जाएगी? मुझे नहीं लग रहा है कैप्टन साहब कि ऐसा होगा। आपको याद होगा कैप्टन साहब के जब ईरान में जो शाह पहलवी थे तो उन्होंने आंदोलन को दबाने की कोशिश की थी और इमाम खुमैनी जिनके जरिए इंकलाब आया, वो एक मुद्दत तक जो है यूरोप में रहे थे और जगह जगह वो अलग अलग मकामात पर रह करके, और वहां से उन्होंने पूरा इंकलाब को मैनेज किया था। वहां से उन्होंने, वो बाहर ही थे और यहाँ इंकलाब आ गया था। यानी बाहर बैठ करके उन्होंने इंकलाब की पैरवी की थी और हुकूमत पहलवी जो है वो पलट गई थी और उसके बाद इमाम खुमैनी जो है वो ईरान तशरीफ लाए थे। तो ये जो सिलसिला है, देखिए कैप्टन साहब, अगर ये समझ रहे हैं, क्या कैप्टन साहब हम इसको ये माने कि नेतन्याहू के अंदर डर है, खौफ है? क्योंकि आप देखिए, कल मैं देख रहा था कि इजराइल के अंदर खाना जंगी वाली सूरत हाल हो गई है।
वहां पे जो बेंजामिन नेतन्याहू का घर है उसमें अलर्ट कर दिया गया है। वो बाहर निकलने याहू को कह दिया गया, नेतन्याहू को, कि आप बाहर मत निकलिएगा, आप पे खतरा है और यहाँ बहुत हालात खराब हैं। तो इस तरह की चीजें, एक अवामी प्रेशर है, दूसरा अदालती प्रेशर है, तीसरा इंटरनेशनल प्रेशर है। तो इनको क्या लग रहा है कि अगर जंग बंद हो जाती, जैसा कि नजर आ रहा था, तो उसके फौरन बाद जो है नेतन्याहू हट जाते और कार्रवाई शुरू हो जाती। ये क्या यही डर है जिस पर हम बार बार फोकस कर रहे हैं कैप्टन साहब? जी हाँ डॉक्टर रिजवी, आपने सही फरमाया। देखिए 250 बंधक थे। अब मोसाद और शिनबेदी भी कह रही कि जिंदा बचे हुए बंधक अब महज 24 हैं। तो 24 बंधकों के लिए नेतन्याहू ने जो ये 4 दिन से बमबारी जारी रखी है, ये एक ही चीज दिखा रही है कि मामला शायद बंधकों का नहीं है और कहीं पर अटका हुआ है। जाहिर बात है कि इजराइल के अंदर नेतन्याहू जो हैं वो अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में हैं। जाहिर बात है कि इजराइल के अंदर नेतन्याहू के ऊपर जो कोर्ट केस लगे हैं और विरोधी पक्ष जो उनके ऊपर अभियोग लगा रहे हैं, वो बहुत जल्दी फ्रैक्टिफाई होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जानती है कि उनको आईसीसी से जेनोसाइड के लिए जिम्मेवार ठहराया गया है और कई देशों में उनके खिलाफ वारंट भी इशू हो चुके हैं और उनकी पत्नी के ऊपर भी धोखाधड़ी और करप्शन का मामला है। तो कुल मिला के बात है कि अब नेतन्याहू पूरी तरह से फंस चुके हैं। उनके देश के अंदर हर रोज बंधकों के जो परिवार हैं वो जलसे निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं कि बंधकों को छुड़वाओ। तो नेतन्याहू जो है अब अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए और जेल जाने से बचने के लिए इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं तो ठीक है, वो कह देते कि अब वो कभी भी गजा पर हमला नहीं करेंगे, बम नहीं गिराएंगे। और हमास कह रहा था कि जैसे ये शर्त मान लेते हैं तो हम बाकी बचे हुए 24 जो बंधक हैं जिंदा, उनको छोड़ देंगे। और 35 बंधक हैं वो तो बहुत पहले ही ऊपर जा चुके हैं, उनकी बॉडी को भी वापस कर देंगे। दुख की बात है कि कतार में जो इतनी प्रोग्रेस हुई थी, जिसके ऊपर सैकड़ों घंटे बातचीत चली थी, सब जीरो हो गया। अल-सीसी ने मिस्र काहिरा में जो इतनी तैयारियां की हुई थी, जिसमें कि यूरोपियन देश भी काफी इंटरेस्ट दिखा रहे थे, सब जीरो हो गया। हाँ, अर्दोगान बीच बीच में थोड़ा कोशिश करते रहे हैं, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से तो अर्दोगान अपने देश की ही राजनीति के अंदर फंस के सीमित हो गए हैं। अर्दोगान को अब सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि वो इजराइल की तरफ देखें। अमेरिका को इसमें बहुत फायदा हो रहा है। एक तो अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स थी, जो कि हजारों की तादाद में बॉम्ब बना रही थी, रॉकेट्स मिसाइल बना रही थी, वो थोड़ा चिंतित हो गए थे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद कर दी। दूसरी बात, अगर इजराइल और हमास के बीच में भी सीजफायर हो जाता है तो अमेरिका में फैक्ट्रियों में जो ये हजारों लाखों बॉम्ब्स, रॉकेट मिसाइल्स तैयार हो रहे हैं, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट तक, वो कहाँ जाएंगे? जाहिर बात है अमेरिका की फौज तो खरीदेगी नहीं उनको। तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बहुत खुश है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को नाना कारणों से फंसाया, दबाव डाला। डोनाल्ड ट्रंप ने हुती पर बमबारी की, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। हुती क्या कर रहा था? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हुती जो है अमेरिकन शिप्स पर रॉकेट फायर कर रहा था। अगर हुती अमेरिकन शिप्स पर फायर कर रहा था तो अमेरिका को सिर्फ इतना कहना था कि भाई रुक जाओ, हम अमेरिका जो है वो इजराइल के ऊपर दबाव डालेगा कि बातचीत करे। अमेरिका को सिर्फ हुती को इतना कहना था, भाई रुक जाओ, रेड सी पर रॉकेट मिसाइल मत फायर करो हुती वाले। डोनाल्ड ट्रंप कह देते कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पर दबाव डाल रहे हैं कि फेज 2 की बातें आगे बढ़ो, और डोनाल्ड ट्रंप दबाव डाल रहे हैं कि नेतन्याहू जरा नरम रुख अख्तियार करें। इतना कहने पर ही हुती कुछ समय के लिए सीजफायर मेंटेन करता, जो कि उन्होंने पिछले नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी से, खासतौर से अभी जनवरी की 19 तारीख के बाद हुती ने एक भी रॉकेट नहीं फायर किया था। तो मेरे ख्याल से इस पूरे गड़बड़ के लिए नेतन्याहू अकेले जिम्मेवार हैं, 50% जिम्मेवार हैं और 50% जिम्मेवारी डोनाल्ड ट्रंप की है। जी
कैप्टन साहब, ये आप सही कह रहे हैं। और हमने जैसा कि पहले कहा था कि अमेरिका को जंग से प्यार है क्योंकि उसकी तिजारत हथियार है। देखिए, तमाम जो मार्केट है, आप जो गुड्स हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उन पर चाइना का कब्जा हो गया है। अमेरिका के बाजारों में भी, अगर कैप्टन साहब, हम खुद 8 स्टेट गए हैं अमेरिका के, और वहां पे हम जहां जहां गए, जिस शॉपिंग मॉल में गए, जहां दुकान पे गए, तो वहां चाइना भरा हुआ है, वहां अमेरिका के सामान नहीं है। अमेरिका के पास बस एक ही चीज है, हथियार, कि किसी तरीके से हथियार बेचो। और उस पर भी अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे चाइना का कब्जा हो रहा है, रूस का कब्जा हो रहा है, ईरान खुद जो है बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। तो ये चीज जो हम देखते हैं, तो उससे हमें अंदाजा हो रहा है कि अमेरिका और अमेरिका की कंपनीज, उनको लग रहा है कि मार्केट पूरी तरह से हमारे पास जा रहा है। वो मार्केट जो जो हथियारों का और सबसे बड़ा तजारती जो है वो हब अमेरिका है। और ये पूरी दुनिया में आप देखिए कि कहाँ पे हमले होते हैं। हमले कहाँ होते हैं? छोटे मुल्कों में। हमने कभी किसी बड़े मुल्क पे, किसी बड़े मुल्क को हमला करते हुए नहीं देखा, बल्कि बड़ा मुल्क है जो छोटे मुल्क पे, या छोटे मुल्क आपस में लड़ते हुए, और उसी में टेस्ट होते हैं बड़े बड़े असलहे, और फिर वो बड़े बड़े मुल्कों में बेचे जाते हैं जहां सिर्फ वो सजावट की चीज है, उनका कहीं कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन तजारत तो चल रही है, और दिखाया भी जाता है कि साहब, हिंदुस्तान को दिखाया जाता है कि देखो चाइना टारगेट कर रहा है, कभी भी खत्म कर देगा। उधर पाकिस्तान देखिए भाई, पाकिस्तान पिद्दी न पिद्दी का शोरबा। पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान, मैं सच बता रहा हूं कैप्टन साहब, कि अगर हिंदुस्तान सरकार इजाजत सिर्फ दे दे हमारी मिलिट्री को पैदल, तो 5 घंटे का वक्त लगेगा पाकिस्तान को अंडर में करने का। 5 घंटा ज्यादा नहीं लगेगा, सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। तो कहने का मतलब यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ खौफ और दहशत में मुब्तला करके टेक्नोलॉजी बेचना, हथियार बेचना। और हथियार भी कैसे? आप देखिए कि बहुत जगह हथियार तो ऐसे आउटडेटेड हथियार बेच दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं उनको, थोड़ा से उसको साफ सुथरा करके, और ये वो जिनकी कोई वैल्यू नहीं बची आज की तारीख में। तो अब ड्रोन आप देखिए, ड्रोन ईरान कम पैसे में बना रहा है। तो मुझे लग रहा है कैप्टन साहब कि ये जो हड़बड़ाहट है ये सारी, और ये इनको लग रहा है कि सीरिया में बम्बार्टमेंट कर दो, क्योंकि जारी है, इधर लेबनान में कर रहे हैं, उधर यमन में भी किया। और फिर आप बताइए यहाँ पे कैप्टन साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि एक हॉस्पिटल था खाली, हॉस्पिटल को उड़ाना, मतलब ये कौन सी, इससे कहां के हमास के लोग घुसे हुए थे, कहां के, ये मकसद क्या है? क्या ये मकसद नहीं है कि पूरी तरह से फिनिश कर दिया जाए इनको? जी हाँ डॉक्टर रिजवी, जो इंटरनेशनल कानून है उसके हिसाब से मस्जिदों पर या मंदिरों पर या चर्च पर हमला करना मना है, स्कूल बिल्डिंग्स पर हमला करना मना है, और साथ में अस्पतालों पर भी हमला करना मना है। इजराइल बार बार अस्पतालों पर जब हमला करता है तो एक बेहतरीन बहाना देता है। इजराइल कहता है कि उन अस्पताल के नीचे हमास ने अपना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया हुआ है, उन अस्पतालों के बेसमेंट में हमास के कमांडर छुपे हुए हैं। लेकिन ये कोई कहते हैं ना, डज नॉट होल्ड वाटर। इजराइल के इन बहानों में कोई दम नहीं है। एक अस्पताल है, उसमें कैंसर के मरीजों का इलाज हो रहा है बड़ी तादाद में, और इजराइल को अगर शक है कि वहां पर हमास के लड़ाके छुपे हुए हैं, हमास ने अपना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया हुआ है, तो उसके दूसरे तरीके हैं। इजराइल जो है अपने डिप्लोमेटिक चैनल का इस्तेमाल करते हुए किसी भी न्यूट्रल पार्टी का इस्तेमाल कर सकती है, चाहे कतार से कोई नुमाइंदा आए, चाहे मिस्र से कोई नुमाइंदा आए, जो कि इंस्पेक्शन करने के बाद कंफर्म कर सकते हैं कि फलाने फलाने कैंसर अस्पताल में हमास का कोई अंडरग्राउंड बंकर नहीं है, हमास के कमांडर्स नहीं है। हाँ, जाहिर बात है इस लड़ाई के शुरुआती दिनों में ऐसा डेफिनेटली है कि जैसे हमास के जो लड़ाके हैं उनको लड़ाई लड़ते लड़ते चोट लग गई, हाथ पैर उड़ गया है, तो जाहिर बात है उनको किसी तो अस्पताल में जाना ही पड़ेगा इलाज के लिए। तो जब हमास के लड़ाके इंजर्ड हो जाते थे
तो उनको जब किसी अस्पताल में ले आते थे इलाज करने के लिए, तो गलत इंटेलिजेंस रिपोर्ट चली जाती थी कि फलाने अस्पताल में हमास के लड़ाके हैं। वो हमास के लड़ाके जो हैं, जैसे अगर एक हमास का लड़ाका का हाथ पैर उड़ गया है, जाहिर बात है 2 और उसके साथी वहां जाएंगे उसको छोड़ने के लिए। तो बाहर से अब मैं बता ही देता हूं कि ऑन ग्राउंड काफी सारे लोग हैं जो कि इन चीजों की रिपोर्ट करते रहते हैं इजराइल को। दुख की बात है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन गजा के जमीन पर ऐसे फिलिस्तीन लोगों की कमी नहीं है जो कि देखते हैं अच्छा अस्पताल के अंदर हमास के 4 लड़ाके गए हैं। अरे भाई, वो हमास के 4 लड़ाके अपने एक दोस्त को जिसके हाथ पैर उड़ चुके हैं उनको लेके अंदर गए हैं। लेकिन अब ये इन्फॉर्मर्स पाले हुए हैं शिन बेट में। दूसरी चीज क्या होती है गजा में, जो हम वेस्ट बैंक में भी देख चुके हैं कि कई बार गलत खबरें आपस में फैला देते हैं। पड़ोसी को पड़ोसी से बैर है। इजराइल में अगर आपको अपने पड़ोसी से बैर है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जो कि लेबनान में भी हो रही है, हो रहा था, हो रहा है। लेबनान में अगर आपको अपने पड़ोसी से बैर है तो आप जस्ट फोन उठाइए, मोसाद के फोन नंबर उन्होंने अखबार में रोज छापते हैं, फोन कर दीजिए फलाना फलाने बिल्डिंग के अंदर जो आतंकवादी हैं वो छुपे हुए हैं, हिजबुल्लाह के लड़ाके छुपे हुए हैं। और यकीन मानिए यह मोसाद से वो खबर चली जाती है आधे घंटे के अंदर इजराइल एयरफोर्स में, इजराइल एयरफोर्स आधे घंटे के अंदर आकर उस घर को उड़ा देती है। असल में क्या है, 2 पड़ोसियों के बीच में जमीन जायदाद का झगड़ा या 2 रिश्तेदारों के बीच में जमीन जायदाद का झगड़ा, ये बहुत इस तरह की गलत रिपोर्टें हो रही हैं। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि जो हो रहा है पिछले 4 दिन 3 दिनों से, आज सुबह से हो रहा है, ये तुरंत रोकना चाहिए। अब इसको रोकेगा कौन? इस दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा है जो इसको रोक सकता है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसके सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, रैम्बो बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो इस बमबारी को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि अगर हमास, ये आज से 15 दिन की स्टेटमेंट है, 7 दिन पहले उन्होंने कह दिया कि अगर हमास कहना नहीं मानता तो ऑल दे विल हैव टू पे हेल, यानी उनको हम नरक में भेज देंगे। तो इजराइल को पता लग गया कि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप यही हिंट दे रहे हैं कि जाके हमास पे बमबारी कीजिए। अब जमीनी एक और चीज मैं बता देता हूं दर्शकों को कि जैसे आमतौर पे क्या होता है कि फौज एक तरफ होती है, सिविलियन एरिया एक तरफ होता है। क्योंकि देश में जब जैसे हिंदुस्तान चीन का अगर लड़ाई हो जाए, फौज पहाड़ों में है, आसपास कोई गांव शहर नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई होती थी, फौज खेतों से लड़ती थी, पाकिस्तान की फौज भी खेत में लड़ती थी, आसपास कोई गांव या शहर नहीं है। लेकिन गजा में ये संभव नहीं है। गजा की आबादी बहुत है और गजा बहुत छोटी सी जगह है, दिल्ली से भी आधा, उससे भी छोटा जगह है। तो गजा में कोई पहाड़, पर्वत, जंगल, खाली जगह ऐसी है नहीं जहां पर जाके हमास डिप्लॉय कर सके। गजा में जैसे गुजरात का कच्छ है या राजस्थान का डेजर्ट है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर हमास जाकर डिप्लॉय हो जाए रेगिस्तान के बीच में। वहां की अर्बन पॉपुलेशन है, सब जगह घर बने हुए हैं, तो हमास को शहर के अंदर ही रह के लड़ना पड़ता है। तो हमास ने अगर कहीं से एक रॉकेट दाग दिया तो वो सैटेलाइट उस रॉकेट के लॉन्च साइट को पकड़ लेता है। जाहिर बात है दिन के टाइम में वो धुआं दिख जाता है हमास के रॉकेट का, और रात के टाइम उस रॉकेट की जो चिंगारी है, पूंछ से जो आग निकल रही है किसी भी रॉकेट के, उसको ट्रैक कर लेते हैं। फिर इजराइल के पास हाई पावर्ड कंप्यूटर है, वो धुएं का वो देखकर या रात के टाइम चिंगारी देखकर रॉकेट की वो देख लेते हैं कि वो कहां से लॉन्च हुई है, और इजराइल की एयरफोर्स तुरंत जाके वहां पे 2, 4, 6, 8 बम गिरा देती है। और जब बम गिरते हैं, जाहिर बात है वो बम तो कोई 10 मीटर इधर गिरता है, कोई 20 मीटर उधर गिरता है, कोई 50 मीटर आगे गिरता है, होता है। मैं खुद बॉम्बिंग कर चुका हूं। जब मैं बॉम्ब गिराता था टारगेट पे तो मेरे बॉम्ब टारगेट से 50 मीटर दूर,
कभी कई बार तो 100 मीटर दूर गिरते थे मेरे बॉम्ब। तो बड़ी तादाद में सिविलियंस की मौत हो रही है। तो ये कोलेटरल डैमेज जो है, इजराइल ने उसको नेचुरल मान लिया है, और दुनिया का कोई भी मुल्क इस कोलेटरल डैमेज के लिए इजराइल को कटघरे में खड़े करने के लिए तैयार नहीं है। अभी तो ये फिर से होना चाहिए कि चाहे आईसीसी हो या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, नेतन्याहू और इजराइल के जितने बड़े बड़े जनरल्स हैं उनके ऊपर केस चलना चाहिए कि उन्होंने अपने जब बम फेंके तो एक एक हमास के लड़ाके को मारने के लिए उन्होंने साथ में 100 सिविलियंस को मार डाला, 100 बच्चों को मार डाला। जी